देखिए, एलिफेंट 60 to 90 years एंड पैरट 140 years। पैरट इतना छोटा है फिर भी उसकी उम्र 140 साल तक जीवित रहता है, और हाथी इतना बड़ा है और वो केवल 90 साल ही 60 से 90 साल ही जीता है। ये क्या, हम देख रहे हैं कि इतना छोटा जीव जो कि 140 साल तक जीता है और इतना बड़ा जीव जो कि 60 से 90 साल तक जीता है, ऐसा कैसे हो रहा है? ब्लू व्हेल हमारे संसार में सबसे बड़ा जो जीव है जिसका नाम है ब्लू व्हेल, और जो ब्लू व्हेल है उसकी जो उम्र है वो 75 साल है, और जबकि जो हमारा कछुआ यानी कि जिसको हम बोलते हैं टर्टल, उसकी उम्र 150 साल है। ये क्या हो रहा है? छोटे छोटे जीव जो कि 100 से 150 साल तक जी रहे हैं, और जो इतने बड़े बड़े जीव हैं वो कम उम्र तक जी रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है ना? मैजिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर क्लास 12। वेलकम टू स्टूडेंट्स माय न्यू चैनल बायोटेक एंड बायोलॉजी गाइडलाइन। बायोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है, और हम इस चैनल के थ्रू सभी बच्चों तक अपनी जो स्टडी है वो आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में चारों तरफ कई तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन हम कभी इनके बारे में इतना अच्छी तरीके से नहीं सोचते जितना अच्छी तरीके से साइंटिस्टों ने इनके बारे में स्टडी किया, और उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। जैसे कि हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। It is independent of size and complexity. Means the period of birth, जन्म से, to natural death, कोई accidental death नहीं, natural death। अगर किसी जीव का जन्म होता है और वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करता हुआ उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता चला जाता है अपने जीवन को, और फिर वो उसकी एक टाइम पर एक नेचुरल डेथ होती है जब उसकी एज खत्म हो जाती है। इसी को हम ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पान पीरियड बोलते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वो समय उसका जीव का लाइफ स्पान कहलाता है। लेकिन इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर उस बीच में कोई एक्सीडेंटल, बीच में अगर वो मर जाता है एक्सीडेंट किसी दुर्घटना के द्वारा, तब हम उसको लाइफ स्पान में कंक्लूड नहीं करेंगे। और ये इट इज इंडिपेंडेंट, ये जो लाइफ स्पान है ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने अभी आपको बताया था कि साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर कोई जीव बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक जिएगा, हजारों साल तक जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके जेनेटिक मटेरियल, यानी कि दैट मींस उसके क्रोमोसोम्स, उसके डीएनए, और डीएनए में उपस्थित जो जीन्स हैं उन जीन्स के अंदर किस तरीके की प्रोटीन्स बन रही है, और उस जो प्रोटीन्स बन रही है वो उसकी सेल्स के लिए कितनी एनर्जेटिक्स हो सकती है, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसकी बॉडी को फ्रेश बनाए हुए हैं, इस तरीके की प्रोटीन जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो लंबे समय तक जीवित रह सकती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि उसके डीएनए की कोडिंग के अंदर, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर सेव रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर सेव रहता है। तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे भी जब हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर स्टार्ट होगा तब। अभी हमें केवल ये समझना है कि जो लाइफ स्पान है वो इंडिपेंडेंट होता है और अपनी बॉडी या साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि मींस बॉडी की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, जैसे कि पैरट 140 इयर्स,
60 to 90 years, rose 5 to 7 year, कभी कभी 10 years, क्रोकोडाइल 60 years। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रोकोडाइल तो साइज में छोटा है, एलिफेंट साइज में बड़ा है, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल जो है वो 60 ईयर जीवित रह रहा है, मतलब कि लमसम एलिफेंट के बराबर ही जीता है। छोटा होता तो इसका मतलब छोटा है तो जल्दी मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो हम देखते हैं पैरट बहुत छोटा है लेकिन फिर भी 140 ईयर्स तक जीवित रहता है। इसी तरीके से अगर हम और आगे नजर डालें तो आप बिल्कुल मतलब कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि किस तरीके से जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी जो लाइफ स्पान है वो ज्यादा भी हो सकती है। देखें जैसे रैबिट छोटा है लेकिन फिर भी 13 ईयर जीता है। मंकी और आप देखिए मंकी, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैट। मंकी 26 ईयर तक जीवित रहता है और जो कैट है वो 35 से 40 ईयर तक जीवित रहती है। मतलब मंकी के कंपेयर में कैट जो है काफी साइज में छोटी है, लेकिन फिर भी वो कितनी जीवित रह रही है 35 से 40 ईयर, और मंकी 26 ईयर। इसी तरीके से अलग अलग मैंने लिखे, जैसे काव है 25, कोबरा है 28, सीप 20 ईयर्स, वेल है 75, कैमल है 35, ह्यूमंस जो कि पहले 100 ईयर्स तक जीवित रहते थे लेकिन आज के टाइम पे 60 से 70 साल तक ही जीवित रह पा रहे हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। हमारे इन्वायरमेंट्स में कितने तरह की रेडिएशन, कितने तरह के पॉल्यूशन हो गए हैं जिसकी वजह से जो लाइफ स्पान है ह्यूमन का वो कम होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके डीएनए पर इफेक्ट पड़ रहा है और जो उससे बनने वाली प्रोटीन्स है उसमें कुछ चीजों की कमी जरूर हो रही है जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम होती जा रही है। तो ये सारा कुछ जो खेल है ये जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, नॉट अ साइज, नॉट अ कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। दैट इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या होगा? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सभी जीव जंतुओं में रिप्रोडक्शन होता है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। और रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ कर सके, अपने जो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा सके ऑफ इट्स ओन काइंड, और अपने जैसे ही जीव जंतुओं को उत्पन्न कर सके। ठीक है ना? तो एक बात है क्या कि अगर हम कहते हैं कि जीव जंतु इमॉर्टल है, नॉट अ, जीव जंतु मॉर्टल है यानी कि मृत है, मर जाते हैं, क्या आप मानते हैं हम लोग मर जाते हैं? नहीं, हम लोग जीवित रहते हैं। कहां? अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्यों? हमारी बॉडी तो चले जाती है लेकिन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी संतानों में जीवित रहता है। साइंटिफिकली हम मॉर्टल हैं लेकिन अगर देखा जाए तो इमॉर्टल नहीं है। तो अमीबा इमॉर्टल है। अमीबा काफी जो है वो नहीं मरता है। अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा कैसा है? अमीबा इमॉर्टल है क्योंकि वो अपनी बॉडी को 2 भागों में अलग कर देता है। ऐसा क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या है? मॉर्टल है, हम मर जाते हैं। तो आपने देखा रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं और वो बिल्कुल अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति, कोई जीव अपने जैसे ही जीवों की उत्पत्ति करता है, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप, 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ single parent not combined to other organism, means without mixing of gametes, that is called asexual reproduction। क्या मतलब हुआ? इट इज अ रिप्रोडक्शन इन विच, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नए नए इंडिविजुअल डेवलप हों फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक ही सिंगल पेरेंट से नए नए ऑफस्प्रिंग का बनना, डेवलप होना ही क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नॉट कंबाइंड टू
विदाउट मिक्सिंग। ये जो जीव जंतु होते हैं ये किसी दूसरे जीव जंतु से कंबाइन नहीं करते हैं, मतलब कि उनके साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। विदाउट मिक्सिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपनी बॉडी से एक नई बॉडी को बना लेते हैं, इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसके अंदर गैमेट्स बनते ही नहीं है। जब गैमेट्स बनेंगे नहीं तो गैमेट्स मिलेंगे नहीं आपस में, और अगर गैमेट्स बने भी तो वो किसी दूसरे गैमेट से नहीं जाके मैच करेंगे, वो अपने गैमेट से ही एक नया जीव जो है वो बना लेंगे। इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यानी कि यूनिपेरेंटल का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरीके का जीव जो मदर भी है और फादर भी है ना कि ठीक है ना, जो मदर भी है और फादर भी है, और वो क्या कर रहा है, नए जीव को बना रहा है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि मदर अलग है फादर अलग है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही यूनिपेरेंटल, यानी कि पेरेंट्स क्या है, इसमें पेरेंट बॉडी जो है वो एक ही होती है, इसलिए हम इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। एपोमिक्सिस अवे फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया यूनिपेरेंटल मोड, या हम बोल सकते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब हुआ जब गैमेट्स आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, मतलब कि एक ही बॉडी से एक नई बॉडी बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी दूसरी बॉडी से जाके नहीं मिल रही है, इसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस या यूनिपेरेंटल मोड। द इंडिविजुअल डेवलप्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ये इसका एक कैरेक्टर है एसेक्सुअल का। जो इंडिविजुअल होते हैं, जो इंडिविजुअल बॉडी होती है, वो डेवलप करती है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब कि देखिए, समझिए इस बात को कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स आपस में मिलेंगे, और जब गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि क्रोमोसोम्स है, उसका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन होने से क्या होगा, इंटरचेंजिंग होगी। इंटरचेंजिंग क्या होगी, दो पेरेंट्स की जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, जिससे क्या कॉज होगा, वेरिएशन कॉज होगा। क्या कॉज होगा, वेरिएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस होता है, और वो वेरिएशन उस जो नया ऑफस्प्रिंग है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरीके का कोई भी इंटरचेंजिंग नहीं हो रहा है डीएनए का, मटेरियल्स का, तो हम ये बोलेंगे द इंडिविजुअल डेवलप्स एग्जैक्ट कॉपी। तो जो इंडिविजुअल है, यूनिपेरेंटल बॉडी है, वो अपने से एक और नई बॉडी बनाएगा, वो कैसा हुआ, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अमीबा से जब नए अमीबा बनेंगे तो वो सेम टू सेम वैसे ही कैरेक्टर होंगे, सेम टू सेम वैसे ही बॉडी होगी जैसे उसकी पेरेंटल बॉडी की थी। तो पेरेंटल बॉडी की कैरेक्टर और पेरेंटल बॉडी की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, किसके, जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं उससे। तो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट बॉडी दोनों ही आपस में एक दूसरे से कैसी होती है, बिल्कुल सेम होती है, जिसको हम क्लोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको हम क्लोन्स भी कहते हैं। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, द इंडिविजुअल डेवलप्स एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट। पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे अभी हम लोगों के जो संतानें हैं, ऑफस्प्रिंग है, आप देखना उसमें बहुत वेरिएशन होता है। ऐसे और भी जीव जंतु हैं, उनकी जो संतानें होती है उनमें भी बहुत वेरिएशन होता है। वेरिएशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उसकी जो फिजिकली बॉडी है उसमें हो सकता है पेरेंट्स काफी साइज में बड़ा हो और जो उसका ऑफस्प्रिंग में थोड़ा सा छोटा हो, या ऑफस्प्रिंग उससे बड़ा हो गया हो, या फिर उनकी जो हैबिट्स हैं, जो रहने खाने पीने की जो आदत है, उनमें भी आप देखना काफी कुछ चेंजेस होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये नेक्स्ट लाइन है, ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। मैंने बताया ना कि मॉर्फोलॉजिकली और
जेनेटिकली कैसे होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, देयर पेरेंट्स मींस इसको हम क्लोन्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब एक हम नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। गुड डे, गुड बाय।